नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उपनिषद एकेडमी में। दोस्तों, आज हम देखेंगे समाजशास्त्र के जनक अगस्त काम्टे के विचारों के बारे में। वैसे तो यूजीसी नेट के सिलेबस में अगस्त काम्टे को शामिल नहीं किया गया है, लेकिन जब हम बात करते हैं यूपीएचआरसी के एग्जाम की, जब हम बात करते हैं जीआईसी जीडीसी के एग्जाम की, एमपीपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम की, तो कई सारी परीक्षाओं में अगस्त काम्टे को एक थिंकर के रूप में शामिल किया गया है। वैसे भी जो व्यक्ति समाजशास्त्र का जनक है उसे पढ़ा जाना जरूरी होता है। भले ही यूजीसी नेट के सिलेबस में शामिल नहीं है अगस्त काम्टे, लेकिन फिर भी अगस्त काम्टे के विचारों से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। वो टॉपिक है हमारा अगस्त काम्टे। सबसे पहले हम अगस्त काम्टे के जीवन परिचय को समझें तो 1798 में 19 जनवरी 1798 में फ्रांस के कौन से शहर में, मॉन्टपेलियर शहर में इनका जन्म हुआ था। ये बेसिक जानकारी होनी चाहिए, ठीक है, किसी भी विचारक के बारे में। 1798 में इनका जन्म हुआ। ठीक है, एक बड़ा फेमस क्वेश्चन बनता है कि भाई जो काम्ट हैं, जो समाजशास्त्र के जनक हैं, इनके गुरु कौन थे। इनके गुरु भी हैं, इनके मित्र भी हैं, जिनका नाम था सेंट साइमन। इस प्रकार के प्रश्न जो होते हैं वो सामान्यतः जो डेटाबेस पेपर आते हैं, जैसे पीजीटी की परीक्षा होती है स्टेट लेवल पर, टेट के एग्जाम होते हैं, जहाँ पर सिलेबस बहुत छोटा होता है लेकिन फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस प्रकार के एग्जामों में ये क्वेश्चन बनते हैं कि सेंट साइमन कौन थे। अगस्त काम्टे के गुरु भी हैं और इनके मित्र भी थे। इन्हीं के साथ मिलकर इन्होंने एक महत्वपूर्ण संस्था की स्थापना की। इसका नाम क्या था? 1822 में स्थापित हुई थी, याद रखिएगा। सॉरी, संस्था नहीं, महत्वपूर्ण पुस्तक की प्रकाशित की थी सेंट साइमन के साथ मिलकर। कई बार यह क्वेश्चन बनता है। वैसे तो अगस्त काम्टे ने कई सारी किताबें पब्लिश की हैं, लेकिन सेंट साइमन के साथ मिलकर इन्होंने एक किताब पब्लिश करी 1822 में। किताब का नाम क्या है? प्लान ऑफ द साइंटिफिक ऑपरेशन नेसेसरी फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ सोसाइटी। ये जो किताब है ये अगस्त काम्टे और साइमन दोनों के द्वारा मिलकर लिखी गई है। जैसे आप देखते हैं कार्ल मार्क्स और एंजल्स ने मिलकर कई सारी किताबें लिखी, तो वैसे तो अगस्त काम्टे ने कई सारी किताबें लिखी, लेकिन ये एकमात्र ऐसी किताब है जो उन्होंने जिस समय तक समाजशास्त्र की उत्पत्ति नहीं हुई थी उससे पहले अपने गुरु के साथ यानी सेंट साइमन के साथ मिलकर इस पुस्तक की रचना की थी। ठीक है, तो ये किताब जरूर पढ़िएगा, जिसमें क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी किताब अगस्त काम्टे ने, जब समाजशास्त्र की उत्पत्ति तो 1838 में हुई है, उससे पहले ही सेंट साइमन के साथ मिलकर इस किताब को पब्लिश किया था। अब आते हैं समाजशास्त्र की। अब समाजशास्त्र का जनक कहते हैं किसे? अगस्त काम्टे को। लेकिन ये विचार रातों रात उभर कर सामने नहीं आया। ठीक है, काम्ट ने देखा, काम्ट का यह मानना था जिस प्रकार से भौतिक घटनाओं को भौतिक शास्त्र में समझा और व्याख्या की जाती है, इस प्रकार से रासायनिक घटनाओं की व्याख्या, रसायनों की व्याख्या, रसायनों के प्रभाव की व्याख्या रसायन शास्त्र में होती है। जिस प्रकार से खगोलीय घटनाओं की व्याख्या खगोल शास्त्र में होती है, जैविक घटनाओं की व्याख्या जीव विज्ञान में होती है, ऐसे ही सामाजिक घटनाओं की व्याख्या या सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करने के लिए भी एक विज्ञान होना चाहिए। और इसी विचार से समाजशास्त्र की उत्पत्ति प्रारंभ हुई कि सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करने वाला एक विज्ञान होना चाहिए। इसके लिए इन्होंने एक शब्द रचा, वो था सोशल फिजिक्स। क्या नाम था? सोशल फिजिक्स। शुरुआत में हम देखते हैं कि ये अगस्त काम्टे के द्वारा समाजशास्त्र की उत्पत्ति से पहले, समाजशास्त्र तो इन्होंने सोशियोलॉजी शब्द बाद में इस्तेमाल किया, काम्टे ने सबसे पहले कौन से शब्द का इस्तेमाल किया? सोशल फिजिक्स शब्द का इस्तेमाल किया था। क्यों किया सोशल फिजिक्स शब्द का इस्तेमाल? ताकि सामाजिक समस्याओं का वैज्ञानिक अध्ययन हो सके। लेकिन समस्या क्या रही? सोशल फिजिक्स शब्द को इस्तेमाल में क्यों नहीं ला सके? सोशियोलॉजी लाने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई? कारण यह था, बेल्जियम के वैज्ञानिक हैं जिनका नाम क्या था? एडोल्फ क्वेटलेट। एडोल्फ क्वेटलेट ने पहले ही इस शब्द को चुरा लिया और अपनी थीसिस, ठीक है, और अपना एक ऐसे लिख दिया, एन ऐसे इन द सोशल फिजिक्स पर एक निबंध लिख दिया और इस शब्द को पेटेंट करा लिया। किसने? क्वेटलेट ने। तो एडोल्फ बेल्जियम के वैज्ञानिक हैं एडोल्फ क्वेटलेट, इन्होंने इस शब्द को पहले ही चुरा कर इस पर निबंध लिखा और शब्द का पेटेंट करा लिया। तो मजबूरी वर्ष इसको काम्ट को सोशल फिजिक्स शब्द को छोड़ना पड़ा और सोशल फिजिक्स की जगह
ठीक है, याद रखिए किसका इस्तेमाल किया गया, सोशियोलॉजी शब्द का इस्तेमाल किया गया, जो लैटिन और ग्रीक दो भाषाओं से मिलकर बना था। ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं समाजशास्त्र की उत्पत्ति में। इन दो शब्दों से मिलकर बना कौन, सोशियोलॉजी। तो क्वेश्चन बनता है कि कांट ने सोशियोलॉजी शब्द से पहले किस शब्द का इस्तेमाल किया था, वो किया था सोशल फिजिक्स। लेकिन सोशल फिजिक्स को पैटर्न किसने करा लिया, क्वेटलेट ने, एडोल्फ क्वेटलेट ने इस शब्द का क्या करा लिया, पैटर्न करा लिया, और एक निबंध लिख दिया एन ऐसे इन द सोशल फिजिक्स। गलती से भी ये क्वेश्चन अगर आ जाए, ठीक है, एन ऐसे इन द सोशल फिजिक्स का निबंध किसके रचनाकार कौन है, तो गलती से भी सोशल फिजिक्स समझकर कांट आंसर मत लगा दीजिएगा। ये किसका निबंध है, एडोल्फ क्वेटलेट का निबंध है। ठीक है, इस प्रकार से समाजशास्त्र की उत्पत्ति उभर कर सामने आई, सोशियोलॉजी शब्द उभर कर सामने आया। तो सोशल फिजिक्स की जगह 1838 में, 1838 में, ठीक है, सोशियोलॉजी शब्द का इस्तेमाल किया। और ये सोशियोलॉजी कौन सी भाषा से मिलकर बना है, लैटिन और ग्रीक दो भाषाओं से मिलकर बना है। इस पर हम डिटेल में पहले ही चर्चा कर चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कांट। कांट की परिभाषाएं जो है वो जानना बहुत जरूरी है कि कौन कौन सी परिभाषाओं का इस्तेमाल की, कांट की पुस्तकों को जानना बहुत जरूरी है। कई सारी किताबें ऐसी हैं जो क्रम जमाने को आती हैं। सबसे पहली किताब कौन सी आई, एक किताब तो आपने देखा जो साइमन के साथ मिलकर लिखी थी 1822 में। चलिए अब आज हम पढ़ रहे हैं समाजशास्त्र के जनक अगस्त काम्टे के बारे में। आज हमने थिंकर की क्लास पहले रखी है। तो इससे पहले हमने एक महत्वपूर्ण टॉपिक कवर किया था, 5 लेक्चर में हमने कवर किया इमाइल दुर्खिम को। तो दुर्खिम के 5 लेक्चर पूरे हो चुके हैं। उम्मीद है आप लोगों ने नोट्स बना लिए होंगे प्रॉपर तरीके से, या प्रिंट आउट निकाल लिया होगा नोट्स का। हाँ, बहुत से लोगों ने ये कहा था कि नोट्स का डाउनलोड करते समय, ठीक है, डाउनलोड होने के बाद वो पासवर्ड मांगता है ओपन करने के लिए। तो जिस मोबाइल नंबर से आपने रजिस्ट्रेशन किया है वही मोबाइल नंबर आपका पासवर्ड है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कांट की किताबों से। तो कांट की सबसे फेमस किताब, ठीक है, याद रखिए, जो 1830 में आई थी, जिसका नाम था पॉजिटिव फिलॉसफी। तो पॉजिटिव फिलॉसफी क्वेश्चन सबको मालूम है, कांट की किताब है। जिसने भी समाजशास्त्र का बेसिक समाजशास्त्र पढ़ा है सबको मालूम है पॉजिटिव फिलॉसफी क्या है। इसी किताब में उन्होंने प्रत्यक्षवाद की अवधारणा भी प्रतिपादित की। लेकिन महत्वपूर्ण है कि ये क्वेश्चन ये पूछा गया था कि पॉजिटिव फिलॉसफी के कितने खंड प्रकाशित हुए थे। यहां से क्वेश्चन आप देखिए, पेपर कितना सिंपल था। किताबों में क्वेश्चन बनता है पॉजिटिव फिलॉसफी पुस्तक के लेखक कौन है, लेकिन एक प्रश्न ऐसा भी पूछा गया कि पॉजिटिव फिलॉसफी के कितने खंड प्रकाशित हुए थे। तो याद रखिएगा 6 खंड, 6 वॉल्यूम, 6 संस्करण प्रकाशित हुए थे, याद रखिएगा। तो 1830 से लेकर 1842 तक 12 सालों में 6 खंड प्रकाशित हुए पॉजिटिव फिलॉसफी के। दूसरा, पॉजिटिव पॉलिटी, दूसरी किताब का नाम क्या है, पॉजिटिव पॉलिटी, 1851 से 1854 के बीच में पब्लिश हुई थी। तीसरा, कैसिंग ऑफ द पॉजिटिविज्म, 1852 में किताब आती है। एजुकेशन एंड सोसाइटी, याद रखिएगा, मरणोपरांत पब्लिश हुई थी ये किताब। तो इनकी मृत्यु के बाद कौन सी किताबें पब्लिश हुई हैं, 2 किताबें पब्लिश हुई हैं। एजुकेशन एंड सोसाइटी, रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी, 1856 में पब्लिश हुई थी। तो ये सारी किताबें आपको पांचों की पांचों किताबें किसकी हैं, अगस्त काम्टे की हैं। लेकिन 1822 में जो किताब लिखी थी वो सेंट साइमन के साथ मिलकर लिखी थी, इसलिए याद रखिएगा उस किताब को भी। किताब क्लियर है तक? तो ये पांचों किताबें आपको क्लियर होनी चाहिए, इनके सन याद होने चाहिए। चलिए अब हम बात करते हैं अगस्त काम्टे के विचारों में, और सबसे फेमस विचार शुरुआत करते हैं एक एक टॉपिक की। तो सबसे पहला थॉट आता है अगस्त काम्टे का, वो है दिमागी शुद्धता। अब यह कोई सिद्धांत नहीं है, याद रखिएगा, दिमागी शुद्धता यानी सेरेबल हाइजीन। सेरेबल हाइजीन क्या होता है, हुआ क्या था, हम सब जानते, आप सबने इतिहास पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, तो पुनर्जागरण का दौर पढ़ा होगा, रेनेसा। तो 16वीं सेंचुरी में, 15-16 सेंचुरी में क्या हुआ, पुनर्जागरण का दौर प्रारंभ हुआ। वैज्ञानिक क्रांतियां प्रारंभ हुई, वैज्ञानिक खोजें होने लगी, विज्ञान नए नए आपके मार्ग खोजे जाने लगे, समुद्री यात्राएं होने लगी। बड़े पैमाने पर कहीं ना कहीं जो चर्च का प्रभाव कम होने लगा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण उभर कर सामने आने लगा। औद्योगिकरण बहुत तेजी से होने लगा, बड़े बड़े कारखाने स्थापित होने लगे। ये सब आपने देखा कब, पुनर्जागरण के दौरान। नई नई कलाएं, नए नए साहित्य, नए नए विचार उभर कर सामने आए।
कब? 18th सेंचुरी आपके फ्रांसीसी, और माफ कीजिएगा, किसके में? पुनर्जागरण के बाद। और पुनर्जागरण के बाद दो क्रांतियां उभर कर सामने आई, फ्रांसीसी क्रांति और अमेरिकी क्रांति। ये सब हो चुका था। तो काम्पटन ने ये देखा कि फ्रांसीसी क्रांति, औद्योगिक क्रांति, पुनर्जागरण के बाद क्या हुआ है, कई लोग ऐसे लोग उभर कर सामने आए हैं जो विज्ञान के नाम पर, दर्शन फिलॉसफी के नाम पर कुछ भी बोले जा रहे हैं बिना सर पैर के। जैसे आजकल होते हैं ना ब्रॉडकास्ट होते हैं कि दो माइक लगाओ, दो सोफे लगाओ, कुर्सी लगाओ और कुछ भी बोलना शुरू कर दो, ज्ञान देना शुरू कर दो, भले ही उस ज्ञान का वास्तविकता से कोई संबंध हो या ना हो। आजकल यही हो रहा है, यूट्यूब पर हर कोई व्यक्ति पॉडकास्ट कर रहा है, उसका कोई अनुभव नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन सब कुछ सब लोग बोले जा रहे हैं। ठीक यही दौर चल रहा था कब? 18th सेंचुरी में। तो 17-18 सेंचुरी में फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति, औद्योगिक क्रांति के बाद देखा गया कि जिसको जो मन आ रहा था वो विचार पब्लिश करता जा रहा था। कोई भी पत्रिका, कोई भी किताब छाप दो, कोई भी पत्रिका छाप दो समाज को लेकर, विज्ञान को लेकर। तो ऐसे में क्या हो रहा था, जैसे आजकल लोग पॉडकास्ट सुनते रहते हैं, यूट्यूब के वीडियो देखते रहते हैं और अपने दिमाग को सड़ाते रहते हैं। कोई भी विचार देख लेंगे, कोई भी आइडिया अपना लेंगे, कोई भी खान पान की आदत स्वीकार कर लेंगे, हर चीज को वो नॉलेज समझने लगते हैं। ठीक इसी समय यही हो रहा था। इसी के लेकर क्या हुआ, इसी समय ब्राह्मण पुस्तकें, पत्रिकाएं विचारों को खुद से बचाने की बात करी है। किसने? आपके काम्पटन ने। तो काम्पटन ने कहा कि भाई इस दौरान क्या हुआ है, जो भी लोग पैसे वाले हैं थोड़ा बहुत, वो सब अपनी अपनी किताबें छपवा रहे हैं, अपनी पत्रिकाएं छपवा रहे हैं, अपनी मैगजीन छपवा रहे हैं, अपने विचारों को प्रिंट कराकर बेच रहे हैं। ठीक है, कोई नॉलेज नहीं है, कोई समाज का अध्ययन नहीं किया, जिसके जो मन में आ रहा है कुछ भी बोले जा रहा है और उसको लोग खरीद कर पढ़े जा रहे हैं। इससे आपका दिमाग भ्रष्ट हो रहा है। ऐसे भ्रमित विचारों से अपने आप को बचाना होगा हमें, और इसी के लिए उन्होंने शब्द का इजाद किया। वो क्या था? वो था सेरेबल हाइजीन, यानी दिमागी शुद्धता। क्लियर? तो दिमागी शुद्धता कोई नियम नहीं है, कोई थ्योरी नहीं है, कोई अवधारणा नहीं है, ये केवल विचार है काम्ट का। क्लियर हुआ? तो सेरेबल हाइजीन का विचार किसने दिया है? आपके काम्ट ने दिया है। चलिए अब आते हैं, सबसे अगला विचार आता है काम्ट का कि समाजशास्त्र क्या है। समाजशास्त्र को हम देखा था, हमने दुर्खिम के दृष्टिकोण से भी समाजशास्त्र को देखा था कि दुर्खिम समाजशास्त्र को किस रूप में देखते हैं। यहां बात आ रही है काम्ट की। जो व्यक्ति समाजशास्त्र का जनक है वो समाजशास्त्र को किस रूप में देखने की बात करता है। तो दुर्खिम के अनुसार समाज क्या है? दुर्खिम के अनुसार समाज सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का अध्ययन है, यानी एक ऐसा विषय जो सामाजिक व्यवस्था को समझने की बात करता है, एक ऐसा विषय जो समाज में हो रही प्रगति का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला विषय है। इस रूप में समाजशास्त्र को देखा है किसने? दुर्खिम ने, सॉरी काम्ट ने। क्लियर? अब समाजशास्त्र में दुर्खिम ये कहते हैं कि समाजशास्त्र एक ऐसा विषय है जो समाज की गहनता का अध्ययन करता है, और ये समाज को अखंड व्यवस्था नहीं मानते। इनका मानना है कि समाज एक इकाई नहीं है बल्कि कई सारी इकाइयों से मिलकर बना है। ठीक है, यहां पर कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि हार्वर्ड स्पेंसर से पहले कहीं ना कहीं जो काम्ट हैं वो इस बात की बात कर रहे हैं कि समाज एक मूल इकाई नहीं है, समाज खंडात्मक इकाई है। जैसा कि हार्वर्ड स्पेंसर ने साम्यवी समाज की बात करी थी और इसकी तुलना करी थी शरीर के साथ, कि जिस प्रकार शरीर विभिन्न अंगों से मिलकर बनता है, हर ऑर्गन का अपना अपना काम होता है, इसे ही साम्यवी समाज कहा था। किसने? हार्वर्ड स्पेंसर ने। लेकिन हार्वर्ड स्पेंसर से पहले काम्ट ने यह बात पहले ही कही थी कि समाज एक मूल इकाई नहीं है बल्कि वो कई सारी उपव्यवस्थाओं से, छोटे छोटे इकाइयों से मिलकर बना हुआ है, और हर इकाई का अपना अपना कार्य है। इन कार्यों को अध्ययन करना, समाज की हर इकाई का वैज्ञानिक अध्ययन करना ही समाजशास्त्र का उद्देश्य। तो समाज की घटनाओं का अध्ययन करना, समाज की इकाइयों का अध्ययन करना, हर उस इकाई का अध्ययन करना जिससे समाज बना है, यही समाजशास्त्र है। इसकी नजर में, आपके काम्ट की नजर में। तो काम्ट का यह मानना था कि जिस प्रकार से भौगोलिक घटनाओं का अध्ययन होता है, जिस प्रकार से जैविक घटनाओं का अध्ययन होता है, भौतिक घटनाओं का अध्ययन होता है, रासायनिक घटनाओं का अध्ययन होता है, खगोलीय घटनाओं का अध्ययन होता है, उसी प्रकार समाजशास्त्र एक ऐसा विषय है जो सामाजिक घटनाओं का प्राकृतिक अध्ययन करता है, बिना किसी पूर्वाग्रह के। ठीक है, प्रत्यक्ष तौर पर वैज्ञानिक पद्धतियों का इस्तेमाल करते हुए, ऑब्जर्वेशन करते हुए, विश्लेषण करते हुए घटनाओं का अध्ययन करने वाला विषय है समाजशास्त्र। ये है विचार, ये है राय किसकी? काम्ट की, समाजशास्त्र को लेकर।
क्लियर? तो दो विचार समझ में आ गए कि पहला तो दिमागी शुद्धता क्या होती है, ये क्लियर हो गया, और कांट के अनुसार समाजशास्त्र क्या है, उनकी नजर में एक विषय के रूप में समाजशास्त्र क्या है, ये क्लियर हो गया। अब आता है सबसे फेमस सिद्धांत, वो है 3 स्तर का नियम या 3 स्टेज थ्योरी कहा जाता है। ये 3 स्टेज थ्योरी या 3 स्तर का नियम क्या है, इसको भी समझ लीजिए। ठीक है, सबसे पहले हम कांट की बात करते हैं। तो कांट कहते हैं कि हमारे ब्रेन और हमारा समाज एक तरीके से ही डेवलप हुआ है, एक तरीके से ही चरणबद्ध तरीके से विकसित हुआ है। ध्यान समझिएगा, काउंट क्या कह रहे हैं 3 स्तर के नियम में, कि हमारा मस्तिष्क यानी हमारा ब्रेन और हमारा समाज 3 ऐतिहासिक चरणों से गुजरे हैं। यानी विकास हमारे मन मस्तिष्क का और हमारे समाज का विकास 3 स्तरों से गुजरते हुए हुआ है। क्लियर? पहला स्तर क्या है? पहला स्तर है धार्मिक स्तर, दूसरा है तात्विक स्तर, और तीसरा है वैज्ञानिक स्तर। तो पहला स्तर कौन सा है? धार्मिक स्तर। चाहे हमारा ब्रेन हो या चाहे हमारा समाज हो, हम हर घटना को पहले धार्मिक स्तर पर देखते थे, उसके बाद फिर हमने हर घटना को तात्विक स्तर पर समझने का प्रयास किया, और वर्तमान में हम हर घटना को वैज्ञानिक स्तर पर समझने का प्रयास करते हैं। क्या यानी इसका मतलब हमारा सोसाइटी भी पहले ऐसी ही थी, धार्मिक स्तर पर चलती थी, फिर तात्विक स्तर पर चलने लगी और अब वैज्ञानिक स्तर पर चलती है। हमारा ब्रेन भी पहले धार्मिक स्तर पर चीजों को देखता था, फिर तात्विक स्तर पर विश्लेषण करने लगा, और वर्तमान में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समाज को समझने की कोशिश करता है। यानी ब्रेन और समाज, हमारा मस्तिष्क, मानव मस्तिष्क और ह्यूमन सोसाइटी, दोनों एक ही तरीके से आगे बढ़ते हैं, दोनों एक ही तरीके से डेवलप हुए हैं। ठीक है, ये समझाने का प्रयास किया है 3 स्तर के नियम में। अब पहला स्तर क्या है? पहला स्तर है धार्मिक स्तर। ये क्या होता है? ये वो स्तर होता है जहां पे हम चीजों को लॉजिक नहीं लगाते हैं, हम हर घटना के पीछे अलौकिक शक्ति में विश्वास करते हैं। हम मान के चलते हैं कि कोई सुपर नेचुरल पावर है जो पूरी सोसाइटी को चलाती है। हमें मान के चलते हैं कि आपके पेड़ पौधों से लेके जानवरों में सब में देवी देवता होते हैं। ठीक है, हम अंधविश्वास का चरम पर होता है अंधविश्वास। हम हर घटना के पीछे कोई अलौकिक शक्ति को का आधार मानते हैं कि हर क्षण में, हर कण में ईश्वर है, हर वस्तु में देवी देवता है। ठीक है, ये दृष्टिकोण होता है हमारा धार्मिक स्तर पर। इस स्तर को 3 भागों में बांटा है। अब धार्मिक स्तर को भी 3 भागों में बांटा है कांट ने। पहला होता है जीवित सत्तावाद, दूसरा बहुल देववाद, और तीसरा होता है एक देववाद। धार्मिक स्तर में भी सबसे पहले शुरुआत किसकी होती है? सबसे पहला आता है जीववाद, जीवित सत्तावाद। यानी हम हर निर्जीव चीज में भी आत्मा मानते हैं। जो निर्जीव हैं, जो पेड़ पत्थर पत्थर हैं, उस पत्थर को भी ईश्वर मानने लगते हैं। हम हर घटना के पीछे ईश्वर के रूप में देखते हैं, यानी निर्जीव चीजों में भी आत्मा का वास मानने लगते हैं। धीरे धीरे हमारा ब्रेन थोड़ा डेवलप होता है, सोसाइटी थोड़ी डेवलप होती है, फिर हम धीरे धीरे देवी देवताओं की पूजा करने लगते हैं। ठीक है, बहुदेववाद उभर कर सामने आता है। धीरे धीरे समाज और डेवलप होता है, हमारा ब्रेन और डेवलप होता है, और हम कहाँ पहुंच जाते हैं? एक देववाद पर पहुंच जाते हैं। फिर हम मान के चलते हैं कि नहीं, अलग अलग देवी देवता नहीं है, हर निर्जीव चीज में आत्मा नहीं है, बल्कि समाज में यह कहीं ना कहीं एक परम शक्ति है, एक ही शक्ति है जो पूरे समाज को, पूरी दुनिया को चलाती है। इस तरीके से हमारा दिमाग, हमारा समाज डेवलप होता है। चाहे हमारा ब्रेन हो या हमारी सोसाइटी हो, दोनों ही इसी तरीके से डेवलप हुई हैं। किसके अनुसार? कांट के अनुसार। क्लियर? कोई समस्या? सेकंड, दूसरा स्तर आता है तात्विक स्तर। तात्विक स्तर पर क्या होता है? तात्विक स्तर पर अब ये सोचा जाने लगता है कि नहीं, देवी देवता कोई नहीं होता। अब ये देखा जाने लगता है कि देवी देवता नहीं, बल्कि कोई अमूर्त शक्ति है, परम शक्ति है, परमेश्वर है, जो पूरे समाज को चलाता है, जिसे हमने देखा नहीं है। कोई अमूर्त शक्ति है जिसे हम दिखाई नहीं देती है, लेकिन ये पूरे ब्रह्मांड को, सारे समाज को, सारी दुनिया को, सबको चला रही है। तो धार्मिक स्तर पर हमने क्या कह दिया कि पेड़ पौधे भी देवी देवता है, सूर्य भी देवता है, चंद्रमा भी देवता है, पर्वत भी देवता है, नदियां भी देवता है। ये हमारा धार्मिक स्तर था। लेकिन धीरे धीरे हम तात्विक स्तर पर पहुंचते हैं और हमें ये महसूस होता है कि नहीं, पेड़ पौधे या सूर्य या चंद्रमा या पहाड़ ये देवी देवता नहीं है, बल्कि एक कोई अमूर्त शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। कि हमारे ब्रेन का भी विकास हुआ और हमारे समाज का भी थोड़ा विकास हुआ, और हम अमूर्त शक्ति के बारे में सोचने लगे। अब समस्या क्या है? अमूर्त शक्ति को आपने देखा तो है नहीं,
तो ऐसे में इसकी व्याख्या करने वाले लोग उभर कर सामने आए। इसी कारण से क्या हुआ, राजनीति चर्च का प्रभाव बढ़ा, विशेषज्ञों का प्रभाव बढ़ा, पादरी उभर कर सामने आए, महंत उभर कर सामने आए, वो लोग उभर कर सामने आए जो समूर्त शक्ति की व्याख्या करने की दावा करने लगे। इसी कारण से समाज में चर्च का, मंदिरों का, आपके धार्मिक सत्ताओं का महत्व बढ़ने लगा। इसी के चलते राजा का देवी सिद्धांत उभर कर सामने आया। इसी के चलते राजा को उस अमूर्त शक्ति का प्रतीक माना जाने लगा धीरे धीरे। और कहीं ना कहीं जो समाज का पैसे वाला जमींदार वर्ग है, सामंत वर्ग है, देखिए ऐसे लोग जिनके हाथ में पावर है, सत्ता है, समाज में उनका महत्व बढ़ने लगा। ये तात्विक स्तर पर समाज पहुंच गया। फिर आया तीसरा स्तर जिसे हम कहते हैं प्रत्यक्षवादी स्तर। इस स्तर पर अमूर्त शक्तियां, देवी देवताओं का महत्व खत्म हो गया। अब विज्ञान अपने चरम पर पहुंच गया। अब हर घटना की व्याख्या वैज्ञानिक दृष्टिकोण से संभव होने लगी। ठीक है, ये वो स्तर होता है जहां वैज्ञानिक ढंग, कार्य कारण संबंधों की बात होती है। हर घटना के पीछे कारणों की व्याख्या होने लगी। अभी तक तो हम ये मानते थे कोई अमूर्त शक्ति इसे चलाती है, सूर्य ग्रहण कैसे होता है, ठीक है, चीजें पृथ्वी पर क्यों गिरती हैं, अभी तक हमें इसकी व्याख्या नहीं मालूम थी, तो हम अमूर्त शक्ति के बारे में सोच रहे थे। लेकिन वैज्ञानिक खोजों ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण डेवलप किया, चाहे वो गैलीलियो हो, कॉपरनिकस हो, केपलर हो, न्यूटन हो, ऐसे कई सारे वैज्ञानिक उभर कर सामने आए जिन्होंने समाज में हो रही घटना या जिन्होंने घटनाओं के पीछे के कारणों को जानने की कोशिश करी। और इसी के चलते विज्ञान का विकास हुआ। जो विज्ञान डेवलप हुआ तो चीज़ें डेवलप होने लगी, तो हमारा मन मस्तिष्क भी डेवलप हुआ, हमारी सोसाइटी भी डेवलप हुई। अब हमें पादरियों की, अब हमें चर्चों की, अब हमें सन्यासियों की आवश्यकता महसूस नहीं हुई। हमें धार्मिक व्याख्या करने वाले लोगों की आवश्यकता खत्म हो गई। अब हमें विज्ञान की व्याख्या करने वाले लोगों की आवश्यकता महसूस हुई। इसी के चलते समाज में डेमोक्रेसी आई। अब हम राजा को देवता की संतान नहीं मानेंगे, हमें राजा की नहीं सुननी है। तो ऐसे में प्रजातंत्र उभर कर सामने आया, डेमोक्रेसी उभर कर सामने आई। यानी 3 स्तर के नियम के माध्यम से कांट ने यह समझाया कि कैसे हमारा ब्रेन डेवलप होता चला गया और साथ ही साथ हमारी सोसाइटी भी डेवलप होती चली गई। तो पहले हम धार्मिक स्तर पर चीजों को देख रहे थे, फिर हमने तात्विक स्तर पर समाज को समझने का प्रयास किया, और वर्तमान में हम वैज्ञानिक स्तर पर चीजों को देख रहे हैं। क्लियर? कोई समस्या? जैसे मान लीजिए बचपन, छोटा बच्चे को क्या सिखाया जाता है कि बारिश क्यों हो रही है, भगवान रोते हैं इसलिए बारिश हो रही है। ये आपके बच्चे को सिखाया जाता था। देखिए चंद्रमा क्या है, चंद्रमा एक मामा है आपका, ये सिखाया गया। लेकिन वर्तमान में क्या लोग सिखाते हैं? नहीं, वो बताते हैं कि बारिश क्यों होती है, चार्ज पार्टिकल क्या होते हैं, ठीक है, एयर प्रेशर क्या होता है, बादल कैसे बनते हैं। अब बच्चे को मालूम है कि बारिश इसलिए नहीं होती है कि भगवान रो रहे हैं, उसे मालूम है बारिश के होने का कारण क्या है। अब बच्चा को मालूम है कि चंद्रमा मामा नहीं है, चंद्रमा एक उपग्रह है पृथ्वी का, प्राकृतिक उपग्रह है जो पृथ्वी की परिक्रमा करता है। यानी अब समाज उस स्तर पर पहुंच गया है जिसके पीछे की कारणों की व्याख्या की जा सके। क्लियर हुआ? इसका मतलब समाज, धार्मिक स्तर पर समाज कैसा था? सैनिक समाज था, क्योंकि हर चीज धर्म की व्याख्या हो रही थी। फिर आया कानूनी समाज, क्योंकि पादरी उभर कर सामने आए, सामंत उभर कर सामने आए। और फिर आया औद्योगिक समाज उभर कर सामने आया, वैज्ञानिक स्तर पर वैज्ञानिक खोजें होने लगी। तो ये 3 स्तर पर समाज का विकास भी हुआ है, मानव मस्तिष्क का विकास भी हुआ है। यही 3 स्तर कहलाते हैं 3 स्तरों का नियम। क्लियर हुआ यहां तक? कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो पूछिए। नहीं आ रहा है समझ में तो पूछिए सभी लोग। ऑडियो वीडियो क्लियर है? अब तो किसी प्रकार की समस्या नहीं है ऑडियो वीडियो में। किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो बताइएगा। हाँ इंदुरेश जी बताइए, अखिलेश जी, आनंद जी, हाँ परमार जी, स्वाति जी, सभी लोग जुड़ते जाइए जल्दी से जल्दी। सुबह 6 बजे लेक्चर होता है, बहुत लेट जुड़े हैं बहुत से लोग। ठीक है, लगभग 30 मिनट हो चुके हैं आपके लेक्चर को शुरू हुए, 6 बजे क्लास शुरू हुई थी। ठीक है, ऑडियो वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो तो मैसेज कीजिए। अब आते हैं प्रत्यक्षवाद। पॉजिटिविज्म क्या होता है, प्रत्यक्षवाद क्या होता है, ध्यान समझिएगा। तो यहां पे याद रखिए, कांट ये कहना चाहते हैं किसी भी घटना का, किसी भी समस्या का जब हम वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन करते हैं तो ये किया गया जो अध्ययन होता है, यही अध्ययन हमारा प्रत्यक्षवाद कहलाता है। यानी समाज में कोई भी घटना घटे,
या कोई समस्या उभर कर सामने आ जाए तो उस घटना या समस्या का, ठीक है, पूर्वाग्रह लगाकर अध्ययन नहीं करना, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन करना। ठीक है, मुझे लगता है समाज में ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं काम चलेगा। आपको फील्ड में उतरकर स्टडी करनी पड़ेगी। इस प्रकार से भौतिक घटनाओं का अध्ययन होता है प्रयोगशालाओं में, रसायनों का अध्ययन होता है, खगोलीय घटनाओं का अध्ययन होता है, जीवों का अध्ययन होता है, वनस्पतियों का अध्ययन होता है। ऐसे ही समाज में हो रही घटनाओं का, समाज में हो रही समस्याओं के कार्य कारण संबंधों को जानने के लिए, उसके पीछे का रीजन क्या है, इसके लिए आपको वैज्ञानिक पद्धतियों का सहारा लेना होगा। और वैज्ञानिक पद्धतियों का माध्यम से किया गया अध्ययन ही प्रत्यक्षवाद कहलाता है। लेकिन कांट प्रत्यक्षवाद पर इतना जोर क्यों देते हैं? क्योंकि कांट का एक सपना था, क्या? समाजशास्त्र को विज्ञान बनाना। और उन्होंने समाजशास्त्र को क्या कहा था? विज्ञानों की महारानी कहा है, क्वीन ऑफ साइंस कहा है। पढ़ा था ना आपने समाजशास्त्र की उत्पत्ति में। तो सीधी सी बात है, कांट विज्ञान बनाना चाहते हैं समाजशास्त्र को। और समाजशास्त्र, किसी भी विषय को विज्ञान बनाना है तो उसे वैज्ञानिक पद्धतियों को अपनाना पड़ेगा। विज्ञान की पहली शर्त होती है कि आपके पूर्वाग्रह, आपकी चेतना या आप क्या सोचते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, जो है उसको वैसी का वैसा व्याख्या करना, ये होता है विज्ञान का विचार। तो इसी बात को लेकर सपना था किसका? कांट का, कि अगर समाजशास्त्र को हमें विज्ञान बनाना है तो हमें घटना का प्रत्यक्ष अवलोकन करना होगा, हमें अवलोकन करना होगा, हमें विश्लेषण करना होगा, हमें तथ्यों का संग्रह करना होगा, ठीक है, तथ्यों का वर्गीकरण करना होगा और उसके आधार पर हमें निष्कर्ष पर पहुंचना होगा। तो केवल सुनी सुनाई बातों पर या कही गई बातों पर, कहानी किस्सों पर समाज को नहीं समझा जा सकता। ठीक है, क्लियर? तो समाज का अध्ययन, सामाजिक घटनाओं का अध्ययन वैज्ञानिक पद्धतियों से करना ही प्रत्यक्षवाद है। और प्रत्यक्षवाद क्यों जरूरी है? क्योंकि ये समाजशास्त्र को विज्ञान बनाने की पहली शर्त है कांट के अनुसार। अब कांट ये कहते हैं कि प्रत्यक्षवाद में क्या होता है? एक ऐसी पद्धति होती है जिसमें सार्वभौमिक व्याख्या की जाती है, यूनिवर्सल आपके एक्सप्लेनेशन होता है। यानी इसका मतलब ये नहीं कि किसी घटना की व्याख्या केवल छोटे संदर्भ में होती है। इसका मतलब यह है कि समाज की किसी घटना की व्याख्या इस प्रकार से की जाती है ताकि सभी समाजों में उस घटना का एक ही परिणाम निकले। मान लीजिए किसी समाज में बड़े पैमाने पर अपराध हो रहे हैं या गंदी बस्तियां विकसित हो रही हैं, तो इस प्रकार से अध्ययन करना ताकि उस निष्कर्ष के बेसिस पर दुनिया के दूसरे देशों में अगर वो समस्या उभर कर सामने आती है तो वहां पर भी इसकी व्याख्या हो सके। तो सार्वभौमिक व्याख्या के लिए वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति को अपनाना होगा। यही है कांट का प्रत्यक्षवाद। अब कांट को प्रत्यक्षवाद का जनक भी कहा जाता है, ये तो आपने पढ़ा ही होगा। अब प्रत्यक्षवाद में कौन कौन सी पद्धतियों को शामिल किया है? क्योंकि प्रत्यक्षवाद का मतलब है समस्याओं का या समाज की घटनाओं का वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन करना। तो कौन सी पद्धति होंगी? पद्धति होगी अवलोकन, परीक्षण, मूल्यांकन, वर्गीकरण और आखिर में आपको निष्कर्ष पर पहुंचना होगा। ये सारी पद्धतियों को आपने अपनाना होगा, तभी आप सामाजिक घटनाओं का या समाज का वैज्ञानिक अध्ययन कर पाएंगे। यही है कांट का प्रत्यक्षवाद। अब कांट के प्रत्यक्षवाद की 4 वैज्ञानिक विधियों का उल्लेख किया गया है। ध्यान समझिएगा, यहीं से क्वेश्चन बिगड़ जाता है। तो कांट ने प्रत्यक्षवाद की कितनी विधियां बताई हैं? 4 वैज्ञानिक विधियां बताई हैं। पहली विधि क्या है? चीजों को ऑब्जर्व कीजिए बिना किसी पूर्वाग्रह के कि आप क्या सोचते हैं, देखिए आपकी दादा नानी क्या सोचते थे, आपकी कहानी किस्सों में जो लिखा गया, नहीं। आप बिना किसी पूर्वाग्रह के जो जैसा है वैसे का वैसा उसको ऑब्जर्व करना। तो पहला विज्ञान पद्धति क्या है? वैज्ञानिक पद्धति की पहली विधि क्या है? ऑब्जर्वेशन यानी अवलोकन करना। दूसरी है परीक्षण करना, क्योंकि भौतिक शास्त्र में क्या होता है, या जैव विज्ञान में या रसायन शास्त्र में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, बायोलॉजी में, यहाँ पर तो प्रयोगशालाएं हैं, लेकिन समाज की कोई प्रयोगशाला नहीं है। सामाजिक घटनाओं को किसी प्रयोगशाला में उसका अध्ययन आप नहीं कर सकते, लेकिन हमें इसका प्रयोग करना होगा। कैसे प्रयोग करना होगा? जब भी समाज में कोई बड़ी उथल पुथल होती है तो हमें इसको प्राकृतिक प्रयोगशाला के रूप में देखना होगा। मान लीजिए किसी इलाके में दंगे फसाद हो गए, तो इस इलाके में जाकर हमें दंगे फसाद के कारणों को समझना होगा, तो वो इलाका ही हमारे लिए प्रयोगशाला बन जाए। हमें इस तरीके से चीजों को देखना होगा। तीसरा, हमें तुलनात्मक अध्ययन करना होगा। हमें सामाजिक घटनाओं को समझने के लिए समाज की तुलना हमें अन्य जीवों से करनी होगी, अन्य प्राणियों से करनी होगी। जैसे आप देखिए, हार्वर्ड स्पेंसर ने क्या कहा?
हार्वर्ड स्पेंसर ने समाज की तुलना किससे करी? मानव शरीर से करी। विज्ञान में बहुत सी तकनीकें ऐसी हैं जो आपके जीवों से, अन्य जीवों से प्राप्त की गई। तितली कैसे उड़ती है, टिड्डा कैसे उड़ता है, पक्षी कैसे उड़ते हैं, इसके बेसिस पे विज्ञान को समझने की कोशिश की गई। हुआ ना, यही हुआ। डार्विन ने, ठीक है, बंदरों के माध्यम से, ठीक है, ये साबित किया कि मानव का विकास कैसे हुआ। तो उन्होंने गैलापागोस आइलैंड पर कई साल बिताए और वहां पर प्राणियों का अध्ययन करके मानव विकास को समझाया। ठीक वैसा ही समाजशास्त्र में भी करना होगा। समाजशास्त्र में भी हमें तुलनात्मक अध्ययन करना होगा। हमें अन्य प्राणियों के समाजों को समझना होगा, अन्य जीवों का अध्ययन करना होगा समाज को समझने के लिए। तो हमें तुलनात्मक अध्ययन करना होगा। और चौथी विधि है ऐतिहासिक पद्धति। कांट कहते हैं कि बिना ऐतिहासिक पद्धति के आप सही अध्ययन तक, निष्कर्ष तक नहीं पहुंच सकते। आपको क्रमिक विकास समझना होगा। अगर आपको वर्तमान घटना को समझना है तो उसके ऐतिहासिक पक्ष को समझना होगा। ठीक है, अगर आप ये देखना चाहते हैं कि भाई राजा राम मोहन राय ने 1829 में सती प्रथा को समाप्त किया, तो सती प्रथा की उत्पत्ति कहां से हुई ये भी जानना होगा आपको। अगर आप वर्तमान घटना को समझ रहे हैं तो शुरुआत कहां से हुई। जैसे आज हम देखते हैं कि इंस्टाग्राम है, सोशल मीडिया है, ठीक है, लोगों का पूरा समय बर्बाद हो रहा है, लेकिन शुरुआत कब हुई? 2 या 6 में हुई थी। तो वहां से आपको स्टडी करनी होगी कि धीरे धीरे कैसे ये हमारे दिमाग पे हावी होता चला गया। तो 20 सालों में सोशल मीडिया के हम शिकार कैसे हो गए। तो सोशल मीडिया जो 2004-2005 में उभर कर सामने आया, उसने 20 सालों में कैसे हमारे समाज को बदल दिया। तो आपको वर्तमान संदर्भ में नहीं, आपको ऐतिहासिक संदर्भ में चीजों को देखना होगा। आपको 20 साल पहले जाकर देखना होगा कि जब सोशल मीडिया उभर कर सामने आया था उससे पहले क्या था। क्लियर? इसे कहते हैं ऐतिहासिक पद्धति। तो इन चारों पद्धतियों को आपको अपनाना होगा प्रत्यक्षवाद में। यही है कांट की प्रत्यक्षवाद की 4 विधियां। क्लियर? अब आते हैं, अगला टॉपिक है विज्ञानों का संस्तरण का नियम, हायरार्की ऑफ साइंस। ये बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। कई बार ये क्रम जमाने को आता है, यूजीसी नेट में तो कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, अब ध्यान समझिएगा क्या कहना चाहते हैं कांट। तो कांट ने कहा कि भाई मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, ठीक है, खगोल शास्त्र है, रसायन, आपके जीव विज्ञान है, समाज शास्त्र है, लेकिन ये विषय का विकास हुआ कैसे है। तो इसी को उन्होंने विज्ञानों के संस्करण के माध्यम से समझाने का प्रयास किया। कांट का कहना यह था कि विज्ञानों का विकास एक झटके में नहीं हुआ कि सारे के सारे विषय डेवलप हो गए, ऐसा नहीं हुआ, बल्कि एक निश्चित क्रम में विकास हुआ है विषय का। यानी वो सब्जेक्ट पहले डेवलप हुए जो काफी सिंपल थे, और धीरे धीरे क्या हुआ, वो विषय धीरे धीरे जटिल होते चले गए। यानी जो विषय सबसे पहले डेवलप हुआ है वो काफी सिंपल है, और जो विषय बाद में डेवलप हुआ है वो काफी जटिल होगा। यानी जैसे जैसे विषय क्रम बढ़ता चला गया, क्या होता गया, समानता घटती चली गई और जटिलता बढ़ती चली गई। यानी जो विषय सबसे पहले उभर कर सामने आया वो सामान्य होगा, और जो विषय बाद में उभर कर सामने आया वो जटिल होगा, क्योंकि उसमें बाकी सभी विषयों की विशेषताएं समाहित होंगी इसलिए। ठीक है, तो कांट कहते हैं सबसे पहले कौन उभर कर सामने आया? सबसे पहले मैथमेटिक्स उभर कर सामने आई। तो मैथमेटिक्स के जो नियम हैं वो सिंपल हैं, स्वतंत्र हैं अपने आप में। ठीक है, धीरे धीरे क्या हुआ, तो पहला हमेशा क्या हुआ, सबसे पहले जो विषय आया वो सबसे सरल होगा। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद जैसे जैसे विषय बढ़ते चले गए उसकी जटिलता क्या होती चली गई, जटिलता बढ़ती चली गई, और सभी विषय उसी पर डिपेंडेंट होने लगे। यानी जो जिस विषय का विकास सबसे पहले हुआ वो सिंपल है, जो विषय बाद में डेवलप हुआ वो जटिल है। और इसी नियम के हिसाब से इन्होंने विषयों का क्रम डिसाइड किया कि सबसे पहले कौन आया, सबसे पहले मैथमेटिक्स आया, ये क्रम जमाने को आता है। उसके बाद खगोल शास्त्र आया, यानी खगोल शास्त्र मैथमेटिक्स से ज्यादा जटिल है। फिर भौतिक शास्त्र आया, यानी भौतिक शास्त्र खगोल शास्त्र और मैथमेटिक्स से ज्यादा जटिल था। उसके बाद केमिस्ट्री उभर कर सामने आई, रसायन शास्त्र उभर कर सामने आया। तो केमिस्ट्री, फिजिक्स, खगोल शास्त्र और मैथमेटिक्स से ज्यादा जटिल है। उसके बाद बायोलॉजी उभर कर सामने आई, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, एस्ट्रोलॉजी और मैथमेटिक्स से ज्यादा जटिल है। और फिर उभर कर सामने आया समाजशास्त्र, यानी समाजशास्त्र मैथमेटिक्स, खगोल शास्त्र, भौतिकी, रसायन और बायोलॉजी से भी ज्यादा जटिल है। यही तो कहा है ना आपके विज्ञानों के संस्करण में। यानी जो विषय सबसे पहले डेवलप हुआ वो सामान्य है,
और धीरे धीरे जटिलता क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। यानी समाजशास्त्र इन पांचों विषयों की तुलना में क्या है, सबसे ज्यादा जटिल है। इसीलिए उन्होंने क्या नाम दिया, याद रखिए, सबसे जटिल है, सबसे नया है, सबसे परिष्कृत है। कौन? सोशियोलॉजी। क्योंकि सोशियोलॉजी में इन सभी विषयों के गुण मौजूद हैं। ये किसका मानना था? ये माना था कांट का। तो उनका कहना यही था कि जैसे जैसे विकास हुआ है, एक झटके में सारे सब्जेक्ट डेवलप नहीं हुए हैं, सारे विज्ञानों का विकास नहीं हुआ। सबसे पहले मैथमेटिक्स का विकास हुआ, फिर खगोल शास्त्र का विकास हुआ, फिर फिजिक्स का विकास हुआ, फिर केमिस्ट्री डेवलप हुई, बायोलॉजी डेवलप हुई, उसके बाद सोशियोलॉजी डेवलप हुई है। और जो विषय सबसे पहले डेवलप हुआ वो काफी कम जटिल था, सामान्य था। जटिलता धीरे धीरे बढ़ती चली गई। तो अगर क्वेश्चन अगर आ जाए कि जटिलता के आधार पर, कॉम्प्लेक्सिटी के आधार पर विषयों का क्रम जमाइए, तो क्या सबसे पहले मैथमेटिक्स आएगा? नहीं, सबसे पहले सोशियोलॉजी आएगा। क्योंकि उन्होंने यही तो कहा है कांट ने कि जो विषय बाद में डेवलप हुआ है वो सबसे ज्यादा जटिल है। क्लियर? अब यहां बात आती है, इतना ज्यादा विषय की प्रति इतनी ज्यादा प्रेम है या इतनी ज्यादा निर्भरता है कांट की, ठीक है, कहीं ना कहीं कांट की आलोचना भी होती है कि समाजशास्त्र को आपने इतना ज्यादा महत्व दे दिया है कि आप खगोल शास्त्र, फिजिक्स, केमिस्ट्री से ज्यादा बड़ा सब्जेक्ट मानते हैं किसको? सोशियोलॉजी को। और यही कारण है कि कांट सोशियोलॉजी को क्या कहते हैं? विज्ञानों की महारानी कहते हैं। क्योंकि ये पांचों प्रकार के विज्ञानों का जो जटिल रूप है वो समाजशास्त्र में देखने को मिलता है। क्लियर? तो यहीं से समस्या उभर के सामने आती है। हम देखेंगे, आलोचना देखेंगे इस विषय पर। लेकिन ये विज्ञानों का संस्करण का नियम है किसका? कांट का। कांट कहते हैं कि विषयों का विकास इसी तरीके से हुआ और समाजशास्त्र इसी तरीके से डेवलप हुआ, और समाजशास्त्र इन्हीं पांचों विषयों से सबसे ऊपर है, सर्वोपरि है। लेकिन ये विचार थोड़ा बदला। पॉजिटिव फिलॉसफी जब का 6वां संस्करण प्रकाशित हुआ तो कांट का यह कहना था कि नहीं, समाजशास्त्र से बड़ा एक और विषय है, वो है नीति शास्त्र यानी एथिक्स। ठीक है, ये इनकी अंतिम कृतियों में 7वां विज्ञान माना है। अब यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला विज्ञान किसको कहा? मैथमेटिक्स को। दूसरा एस्ट्रोलॉजी, तीसरा फिजिक्स, चौथा केमिस्ट्री, पांचवा बायोलॉजी, छठवां सोशियोलॉजी, और 7वां विषय किसको माना या 7वां विज्ञान किसको माना है? नीति शास्त्र को। ये पॉजिटिव फिलॉसफी का जो 6वां संस्करण प्रकाशित हुआ था उसमें इन्होंने ये ऐसा कहा था। ठीक है, इसे कहते हैं विज्ञानों का संस्करण का नियम, विज्ञानों के संस्करण का नियम, हायरार्की ऑफ साइंस। यहां तक क्लियर हुआ? तो जटिलता की बात करेंगे तो सबसे जटिलता के आधार पर विषयों का क्रम जमाइए। बढ़ती जटिलता के आधार पर, बढ़ती जटिलता के आधार पर सबसे पहले मैथमेटिक्स, फिर एस्ट्रोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, बायोलॉजी, सोशियोलॉजी और एथिक्स। जटिलता के आधार पर क्रम जमाइए, बढ़ती हुई जटिलता से घटती जटिलता की तरफ। तो सबसे ऊपर नीति शास्त्र, फिर सोशियोलॉजी, बायोलॉजी, फिर आएगा केमिस्ट्री, फिजिक्स, एस्ट्रोलॉजी और सबसे लास्ट में मैथमेटिक्स। इसलिए इस क्रम को अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब आता है अगला विचार, सामाजिक स्थितिकी, सामाजिक गतिकी। ये कई बार ये शब्द, दोनों शब्दों का इस्तेमाल कई बार हुआ है कि सामाजिक स्थितिकी और सामाजिक गतिकी शब्द का इस्तेमाल किसने किया है? समाजशास्त्र में। याद कर लीजिए, अगस्त काम्ट ने किया है। काम्ट क्योंकि जानते हैं, हम देखा तो हमने कि सबसे पहले कौन सा विषय डेवलप हुआ? मैथमेटिक्स, फिर एस्ट्रोलॉजी, फिर फिजिक्स, उसके बाद केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी, उसके बाद समाजशास्त्र आया। यानी समाजशास्त्र सबसे ज्यादा किससे प्रभावित हुआ? जीव विज्ञान से प्रभावित हुआ। इसी कारण से प्रभावित होकर समाजशास्त्र को इन्होंने दो भागों में बांट दिया कि समाजशास्त्र जीव विज्ञान से सबसे ज्यादा प्रभावित है, इसलिए समाजशास्त्र दो भागों में बटा हुआ है। एक है सोशल स्टैटिक्स और दूसरा है सोशल डायनेमिक्स। सामाजिक स्थितिकी और सामाजिक भौतिकी। सामाजिक स्थिति की बात करती है, ठीक है, जिस प्रकार से बायोलॉजी में होता है ना कि शरीर की संरचना और शरीर के अंगों का काम दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। तो शरीर की जो संरचना है, शरीर कैसे बनावट कैसे बनी है, उसी दृष्टिकोण से समाज की बनावट कैसी है ये समझने की कोशिश की जाती है सोशल स्टैटिक्स में। तो सोशल स्टैटिक्स क्या कहता है? सोशल स्टैटिक्स बात करता है संरचना की, समाज की संरचना को समझने की बात करता है। जिस प्रकार से शरीर की संरचना होती है, ऐसे ही समाज की भी अपनी संरचना होती है, अपनी व्यवस्था होती है। ठीक है, जैसे परिवार की व्यवस्था है, धर्म की व्यवस्था है, राज्य एक व्यवस्था है अपने आप में, ये समझने की कोशिश की जाती है सोशल स्टैटिक्स में। अब शरीर के जो अंग अपना अपना काम करते हैं, उसकी स्टडी कहां पर होती है? उसकी स्टडी होती है सामाजिक गतिकी में, सोशल डायनेमिक्स में। तो जिस प्रकार से बायोलॉजी में क्या होता है? एनाटॉमी होता है और फिजियोलॉजी होता है।
एनाटॉमी में शरीर की संरचना का अध्ययन होता है और फिजियोलॉजी में शरीर के अंगों के कार्यों का अध्ययन होता है। उसी प्रकार से सोशल स्टैटिक्स में कांट के अनुसार सोशल स्टैटिक्स में सोसाइटी की संरचना को समझा जाता है और सोशल डायनेमिक्स में शरीर के अंग या समाज की इकाइयों के कार्यों का अध्ययन होता है कि राज्य का धर्म क्या है, ये हमने कहाँ देखा, सोशल स्टैटिक्स में। लेकिन धर्म के अंदर चर्च की क्या भूमिका है, मंदिर की क्या भूमिका है, आस्था की क्या भूमिका है, टोटमवाद की क्या भूमिका है, ये जाना हमने कहाँ पर, सामाजिक गतिकी। परिवार की संरचना हमने देखी कहाँ पर, सामाजिक गतिकी में, ठीक है, सॉरी सामाजिक स्थितिकी में, सोशल आपके स्टैटिक्स में। लेकिन परिवार के काम क्या होते हैं ये हमने जाना सोशल आपके डायनेमिक्स में। क्लियर। राज्य की संरचना कैसी होती है, सरकार क्या होती है, ये हमने जाना सोशल स्टैटिक्स में। और राज्य के काम क्या होते हैं, सरकार के काम क्या होते हैं, ये हमने जाना सोशल डायनेमिक्स में। क्लियर हुआ। तो समाज की संरचना और समाज के कार्य दोनों का अध्ययन अलग अलग करने की बात करी है किसने, कांट ने। तो सोसाइटी की संरचना को समझना है तो सोशल स्टैटिक्स का इस्तेमाल करेंगे और सोसाइटी के कार्यों को समझना है तो सोशल डायनेमिक्स का इस्तेमाल करेंगे। तो यही है सोशल डायनेमिक्स और सोशल स्टैटिक्स, सामाजिक गतिकी और सामाजिक स्थितिकी का सिद्धांत। ठीक है। अब आते हैं मानवता का धर्म। अब होता क्या है, धीरे धीरे हर समाजशास्त्री हो या हर वैज्ञानिक हो कहीं ना कहीं चरम पर पहुंचकर अपने जीवन के अंतिम क्षणों पर पहुंचकर उसको रियलाइज होता है, अब उसको वास्तविकता का ज्ञान होता है। कई वैज्ञानिक ऐसे होते हैं जो मरते दम तक अपने खोज या अपने आविष्कार या अपने विचारों पर अडिग रहते हैं, और कई लोग ऐसे होते हैं जो रियलाइज कर लेते हैं कि हाँ कुछ चीजें ऐसी हैं जिसकी व्याख्या हम नहीं कर पाए। ठीक उसी प्रकार कांट रहे। कांट की इस बात पर आलोचना होती है कि जो जीवन के अंतिम वर्षों में क्या हुआ, कांट के विचार बदल गए। वो व्यक्ति जो विज्ञान की ही दुहाई दे रहा था, हर चीज में विज्ञान की बात कर रहा था, वो अपने विचारों से ही बदल गया। तो यहीं से विचार उभर कर सामने आया मानवता का धर्म। तो कांट ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में यह कहा कि केवल विज्ञान से समाज में एकता नहीं आ सकती, केवल वैज्ञानिक चीजों से या वैज्ञानिक सोच से समाज को एक नहीं करा जा सकता। समाज को एक करने के लिए, समाज को चलाने के लिए आपको भावनाओं की, आपको नैतिक एकता की आवश्यकता महसूस होगी। तो केवल वैज्ञानिक पद्धतियों से समाज को नहीं चलाया जा सकता, आपको लोगों को एकजुट करना होगा, आपको लोगों की भावनाओं को एकजुट करना होगा, आपको लोगों में नैतिकता का विकास करना होगा समाज को चलाने के लिए। यानी कहीं ना कहीं अब जो कांट हैं वो अपने ही विचारों को बदल रहे हैं। एक तरफ तो वो कह रहे थे कि हमें वैज्ञानिक पद्धतियों को समझना होगा, वैज्ञानिक नियमों को जानना होगा जो समाज को चलाते हैं। अब वो कह रहे हैं कि नहीं, वैज्ञानिक पद्धतियों से, विज्ञानों से समाज नहीं चल पाएगा, समाज को एक नहीं रख पाएंगे। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें तो कहीं ना कहीं भावनाओं पर, फीलिंग्स पर, नैतिकता पर जोर देना होगा। और इसी के लिए उन्होंने का नाम दिया, मानवता के धर्म की अवधारणा प्रस्तुत करी। अब ये मानवता का धर्म क्या है, तो यहां पर कांट ये कहते हैं एक ऐसा समाज होगा, ठीक है, जिसको कि नाम देते हैं विज्ञान का मंदिर। एक ऐसी सोसाइटी होगी जो इसे हम विज्ञान का मंदिर कहेंगे, ठीक है, जो वैज्ञानिक संस्था की तरह काम करेगी। यानी ऐसी सरकार, ऐसी समाज जो वैज्ञानिक संस्था की तरह होगा, जिसे विज्ञान का मंदिर कहा जाएगा। मंदिरों में पुजारी होते हैं, पादरी होते हैं, मौलवी होते हैं, लेकिन हमारे मंदिर में पादरी, मौलवी और पुजारियों की जगह नहीं होगी। हमारे यहाँ इस मंदिर में पुरोहित कौन होंगे, वैज्ञानिक होंगे, दार्शनिक और डॉक्टर जो होंगे ये हमारे समाज के पुरोहित होंगे, ये हमारे समाज के पंडित होंगे, पादरी होंगे। यानी एक कल्पना की है मानवता के धर्म की, एक ऐसी सोसाइटी होनी चाहिए, ह्यूमैनिटी चरम पर हो, जहां मानव के विकास के बारे में सोचा जाए। यानी हमें समाज को एक ऐसे विज्ञान, एक मंदिर के रूप में डेवलप करना होगा, एक वैज्ञानिक संस्थान के रूप में डेवलप करना होगा, जहां पढ़े लिखे लोग, दार्शनिक लोग, ठीक है, जहां वैज्ञानिक हैं, दार्शनिक हैं, डॉक्टर हैं, इन्हीं को ही समाज का पुजारी, समाज का महंत, समाज का पादरी, समाज का मौलवी मानना होगा। क्लियर। यानी विज्ञान का महत्व तो होगा, लेकिन विज्ञान के साथ साथ इंसानों के बारे में सोचा जाए, ना कि धार्मिक मान्यताओं के बारे में, अंधविश्वास के बारे में। यही है मानवता का धर्म। इस बात को लेकर आलोचना भी होती है। क्लियर। जिस प्रकार से आप थोड़ा सा देखिएगा, दुर्खिम ने क्या कहा था, दुर्खिम ने कहा था समाज ही सर्वोच्च देवता है। तो उसी की शुरुआत कहीं ना कहीं कांट पहले ही कर चुके हैं।
भले ही दुर्खिम ने इस विचार को बाद में रखा, लेकिन कांट कहीं ना कहीं 30-35 साल पहले, 40 साल पहले ये विचार पहले ही रख चुके हैं कि समाज विज्ञान से नहीं चल पाएगा, समाज को ही आपको सर्वोपरि मानना होगा और समाज को इस तरह से डेवलप करना होगा, एक वैज्ञानिक संस्थान के रूप में डेवलप करना होगा, ठीक है, जहां पर आपको समाज में विज्ञानों को, पढ़े लिखे लोगों को ज्यादा महत्व देना होगा, क्योंकि वही समाज को चला पाएंगे, ना कि पादरी, ना कि मौलवी, ना कि पंडित, ना कि महंत। सन्यासी नहीं चला पाएंगे समाज को, वैज्ञानिक चला पाएंगे समाज को। ये जो सोच है, यही है मानवता का धर्म। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने पहले भी कहा था, हर समाजशास्त्री, हर विज्ञानी की आलोचना होती है, हर समाजशास्त्री की भी आलोचना होती है। तो दो बड़े महत्वपूर्ण आलोचक हैं, स्पेंसर और स्टुअर्ट मिल। तो सबसे पहली आलोचना करते हैं स्पेंसर। स्पेंसर कहते हैं कि जो कांट ने बताया था विज्ञानों का संस्करण, हायरार्की ऑफ साइंस, ये गलत है। ठीक है, कांट के जो वैज्ञानिक संस्करण का सिद्धांत है उसे खारिज कर दिया किसने? स्पेंसर ने। स्पेंसर कहते हैं विज्ञान कोई अलग अलग क्रम में नहीं हुआ है कि पहले मैथमेटिक्स आई, फिर फिजिक्स आई, फिर खगोल शास्त्र आया, ऐसे नहीं हुआ है। ठीक है, विज्ञान कोई एक सीढ़ी की तरह डेवलप नहीं हुआ है, बल्कि सभी विज्ञानों का विकास एक साथ हुआ है। इसलिए कांट का यह कहना कि पहले मैथमेटिक्स आई, फिर एस्ट्रोलॉजी आई, फिर फिजिक्स आई, फिर केमिस्ट्री आई, फिर बायोलॉजी आई, फिर आपके सोशियोलॉजी आई, ये कहना अपने आप में गलत है। कभी भी कोई विज्ञान ऐसे डेवलप नहीं होता, सारे विज्ञान एक साथ डेवलप हुए हैं। क्लियर? ये विचार का खंडन किया किसने? आपके हार्वर्ड स्पेंसर ने। दूसरा है जॉन स्टुअर्ट मिल। जॉन स्टुअर्ट मिल ने कांट के जो अंतिम समय के विचार हैं, मानवता का धर्म, इसकी आलोचना करी। उनका कहना यह था कि मानवता के धर्म के माध्यम से कांट क्या कह रहे हैं? कांट कहीं ना कहीं, ठीक है, अपने जो समाज है उसको थोपने की कोशिश कर रहे हैं, समाज को थोपने की, समाज को तानाशाही बनाने की कोशिश कर रहे हैं। याद रखिए, वो समाज के व्यवहारिक पहलू की बात नहीं कर रहे हैं, वो अव्यवहारिक सिद्धांत देने की बात कर रहे हैं। तो मानवता के धर्म के नाम पर समाज को सभी लोगों पर थोपने की बात कर रहे हैं कि समाज ही सर्वोपरि है, समाज की अवहेलना मत करो, समाज ही सर्वोच्च देवता है, जैसा कि आगे जाके दुर्खिम ने भी कहा। इसी कारण उन्होंने क्या नाम दिया? इसी कारण उन्होंने उदासी भरा पतन कहा है। किसे? कांट को। ठीक है, कोई वैसे भी कांट का जीवन वैसे भी उदासी पतन से ही गुजरा है हमेशा से। कांट का ऐसा कोई धन दौलत नहीं थी। कांट के जो मित्र थे, मित्रों के रहमो करम पर ही कांट पले। याद रखिए, अगर आप कांट का पूरा जीवन परिचय देखेंगे तो कहीं ना कहीं उदासी भरा पतन कहा है कांट को। किसने? जॉन स्टुअर्ट मिल ने। एक आदमी जो बड़ी बड़ी बातें करता है और जीवन के अंतिम क्षणों में वापस वहीं लौट जाता है जहां से शुरुआत हुई थी। एक तरफ पूरा जीवन बात करता गया कि समाज का विज्ञान समझना है, समाज को भी वैज्ञानिक घटनाओं से दृष्टिकोण से समझना है, समाज भी कुछ वैज्ञानिक नियमों पर चलता है, उस नियम की खोज करनी है, और आखिरी में आके आके क्या कहता है कि नहीं, समाज तो काय पे चलता है? भावनाओं पे चलता है। समाज तो किस पे चलता है? नैतिकता पे चलता है। जो बात दार्शनिक कह रहे थे, वापस घूम फिर के वापस आप उसी बात का समर्थन कर रहे हैं, और आप समाज को थोपने की बात कर रहे हैं मानवता के नाम पर। इसी बात की आलोचना करी है जॉन स्टुअर्ट मिल ने, और उन्होंने कांट को उदासी भरा पतन कहा है। क्लियर हुआ यहां तक? तो ये विचार हैं किसके? कांट को लेकर। तो ये था आज का टॉपिक जिसमें हमने पढ़ा कांट के विचारों को। तो कांट की सोच क्या है, ठीक है, उनकी आलोचना कैसे होती है, उनके प्रत्यक्षवाद की अवधारणा क्या है, दिमागी शुद्धता का नियम क्या है, साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण है मानवता का धर्म क्या है, विज्ञानों का संस्करण का नियम क्या है, प्रत्यक्षवाद की विधियां क्या हैं, इन सभी मुद्दों पर आज हमने चर्चा की है। तो वैसे तो कांट को बहुत से सिलेबसों में थिंकर वाले टॉपिक से हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी आज भी कई सारे प्रश्न बनते हैं विज्ञानों के संस्करण से, ठीक है, प्रत्यक्षवाद की अवधारणा से, मानवता के धर्म से, सामाजिक स्थिति की सामाजिक भौतिकी से, सामाजिक स्थिति की सामाजिक गतिकी से, सोशल डायनेमिक्स, सोशल स्टैटिक्स से प्रश्न बनते हैं, कांट की किताबों से प्रश्न बनते हैं। तो प्रश्न तो आज भी आते हैं कांट से। ठीक है, कोई डाउट इसमें? कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी प्रश्न हो आपका, तो पूछ लीजिए। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए सभी लोग। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बताइए। ठीक है, तो काउंट के सबसे महत्वपूर्ण जो सबसे ज्यादा प्रश्न बनने की संभावनाएं होती हैं वो प्रत्यक्षवाद से होती हैं। प्रत्यक्षवाद और विज्ञानों का संस्करण, हायरार्की ऑफ साइंस, इस टॉपिक से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे गए हैं।
तो कांट के प्रत्यक्षवाद से कथन कारण वाले प्रश्न ज्यादा बनते हैं और विज्ञानों के संस्करण वाले टॉपिक से ज्यादातर फैक्चुअल डेटाबेस क्वेश्चन बनता है। ठीक है, क्लियर है सबको? चलिए, तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने पढ़ा थिंकर वाले टॉपिक में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक था वो थे अगस्त काम्ट के बारे में। चलिए, तो 8 बजे के लेक्चर में हम देखेंगे सामाजिक मानदंड के बारे में, सोशल नॉर्म्स के बारे में। तो अभी 7 बज चुके हैं, 1 घंटे हो चुका है पूरा इस लेक्चर का। अगला लेक्चर 1 घंटे के अंतराल पर 8 बजे शुरू होगा। तो बने रहिए हमारे साथ, मुलाकात होगी आपसे अगले लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।